चलिए, तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की बी सीरीज है ये। हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे और हल करने के लिए आप लोग यहीं पर क्वेश्चन को देखिएगा और यहीं पर क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो तैयार हो जाइए, पेन कागज़ ले लीजिए सभी बच्चे। बहुत फास्ट करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लूँगा। सभी लोग पहले पेन कागज़ ले लीजिए, पेन कागज़ सभी लोग ले लीजिए और इसके बाद फिर हम प्रारंभ करते हैं। दिखेगा, टेंशन मत लीजिए, सभी को दिखाई देगा, निश्चिंत रहिए आप, सभी को दिखाई देगा, एक एक क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं सी साइड का भी भेजूंगा आपको, सब कुछ भेजूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। सब कुछ भेजूंगा आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। मैं एक बार इसको जूम कर दूंगा, क्वेश्चन को मैं जूम कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका पहला जो आया था इस बार। ये प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन है, बी सीरीज है। मैं बार बार बता रहा हूँ, यूपीएससी की ये जीएस पेपर 1 जीएस का पेपर का बी सीरीज है, ठीक है, बी सीरीज है। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति। अब भवभूति का नाम जैसे ही आपके सामने आता है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि भवभूति कौन है। हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर, क्षेमेश्वर का भी नाम आपके दिमाग में आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कौन है। अब मुझे बताइए कि क्या आंसर आप लोग देना चाहेंगे इसका, ठीक है। आप लोग इसका क्या आंसर दे रहे हैं? बहुत सारे लोग डी बता रहे हैं। देखिए, अब आप में इसी में कन्फ्यूजन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ डी वाले हैं, कुछ बी वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं सारे कराऊंगा एक एक क्वेश्चन और ये बहुत क्लियरली करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो, क्षेमेश्वर ने चंड कौशिक नाटक लिखा था, चंड कौशिक नाटक इसने लिखा था, क्षेमेश्वर ने, ठीक है। अब यहाँ पे नाटक की बात है तो निश्चित तौर पे नाटककार, जो बी कैटेगरी में नाटककार लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। भवभूति के बारे में आपने सुना होगा, एक फेमस काव्य था मालती माधव, लेकिन मालती माधव नाटक की कैटेगरी में ना होकर के काव्य की कैटेगरी में था। जो इसका नाटक था, इसका भवभूति का नाटक था, वो था महावीर चरित्र। और इसके बाद जो हस्तिमल्ल था, हस्तिमल्ल के द्वारा लिखा गया है विक्रांत कौरव। ये 3 नाटक थे। यदि इन 3 नाटकों को आप देख लें तो इन 3 नाटकों के आधार पे आप ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये नाटककार थे, स्पष्ट था। अब देखो, भवभूति से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, आपके लिए गिव अप है, ये समझ लीजिए, गिव अप है कि इसके माध्यम से आप जो है निकाल सकते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए इजीली। केवल भवभूति को यदि दिमाग में आ गया है, क्षेमेश्वर के बारे में आपने पढ़ा है, और आप में से जितने बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं या फिर जो भी आपने रिवीजन वीडियो देखे हैं, इंटायर वीडियो वगैरह, वहां पर मैंने भवभूति के बारे में भी चर्चा की है, क्षेमेश्वर के बारे में भी चर्चा की है। अब हस्तिमल्ल हो सकता है कि आप लोगों को ना पता हो, ना आप लोगों ने कभी नाम सुना हो, लेकिन यूपीएससी में देखो 100% किसी क्वेश्चन में आपको नहीं आएगा। यूपीएससी की सबसे हर एक क्वेश्चन देखो, जैसे कि यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए आपको 100 में 100 सही करने की जरूरत नहीं है। आप 40, 45, 50% भी कर रहे हैं तो भी आपका हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन नहीं आएंगे, सारी नाम आपको पूरे नहीं मिलेंगे, आपको क्लू ढूंढना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये क्लू आपके यहाँ पे 2 दिए गए हैं, इजिली आप इसको यदि गलत किए, ये व्हाइट एरिया का क्वेश्चन था, किससे जुड़ा हुआ था? व्हाइट एरिया, ठीक है। ये व्हाइट एरिया और प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये यदि क्वेश्चन गलत करते हो तो फिर इसकी भरपाई आप लोगों को ही करनी पड़ेगी, इसकी भरपाई कोई और नहीं कर सकता है। क्लियर है, स्पष्ट है? अब देखो, एक क्वेश्चन में एक टाइप आपको बताऊंगा, दूसरे क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन आया है यहाँ पे, इस पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। इस तरीके के बहुत सारे कथन आते हैं और यूपीएससी का सबसे हार्ड पैनल यही है क्वेश्चंस का, ये समझ लीजिए। ये वाले जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें कथन है, लेकिन ये मुझे लगता है सबसे आसान भी है यदि इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाई जाए तो, ठीक है, ट्रिक लगाई जाए तो। अब इसका आंसर सभी लोग दीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। बताइए ये कथन सही है कि गलत है? क्या महिलाओं के मताधिकार 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार से मिले थे कि नहीं मिले थे? ये बताइए।
क्या मॉन्टेस्क्यू, मैं एक बार कमेंट आपको दिखा देता हूं, पहले कमेंट देख लो आप। ये दोनों, ये जो दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को देख लो सभी लोग। ये दो कथन है, पहला 1919 के, पहले मुझे ये बताओ क्या ये सही है कि गलत है। क्या मताधिकार कब मिला था महिलाओं को? भारत में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था? भारत में महिलाओं को मताधिकार पहली बार कब दिया, यानी वोट देने का अधिकार महिलाओं को कब मिला? अब रॉन्ग तो बोल रहे हैं, रॉन्ग का कारण क्या है? महिलाओं को मताधिकार भारत में 1919 के अधिनियम के तहत ही मिला, यह भी बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। लेकिन यहां पे गड़बड़ है, यहां पे क्वेश्चन में ये सही नहीं है कथन। कारण क्या है? यहां पे एक्सट्रीम शब्द एक लगा हुआ है। सभी, जब भी यूपीएससी के किसी क्वेश्चन में एक्सट्रीम शब्द लगा हो, सभी महिलाओं को नहीं दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब यहां पे ऑल शब्द लगा दिया गया, जब भी कोई यूपीएससी का कोई भी कथन आता है और वहां पे एक्सट्रीम वर्ड लगा होता है, तो 99% चांस होते हैं कि वो कथन गलत ही होता है, ठीक है। तो सबको 1919 के अधिनियम के द्वारा मताधिकार तो दिया गया, लेकिन सभी महिलाओं को दिया गया, ये गलत है, ठीक। दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, ठीक है। अब देखो, आप कहोगे मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, आप यदि पॉलिटी की मेरी क्लास देखोगे, डिटेल क्लास में ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, या जब भी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करता हूं वहां पर ये मैं बताता हूं, ठीक है। अब यहां पे कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर भी सभी लगा देता, वहीं पे गड़बड़ हो जाता। क्यों? बहुत सारे चीजें थी, उनके एजुकेशन के आधार पे कई मामलों में जो है क्या किया गया था, विभेद किया गया था, तो विभेद पूर्वक था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है, इसका केवल 2 सही है। तो आप यदि सोच रहे हैं तो बी का क्या सही है इसमें? बी का, इसका वो माफ करिएगा, 2 का बी सही है, 2 का बी सही। अब आपने यदि इस क्वेश्चन को भी गलत किया, ये वाइट आंसर है, वाइट लेवल का, ये सबने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। यदि इसको भी गलत कर रहे हो आप, तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दे रहे हो, यानी ये भी वाइट एरिया है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी गलत करने लायक नहीं। गलत करने लायक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, मैं खुद बोल दूंगा, यदि छोड़ दिया हो, गलत हो गया हो, टेंशन ही नहीं लेना, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे गलत करने वाले, सब होंगे, पूरी भीड़ होगी। बट ये क्वेश्चन सब गलत नहीं करेंगे। क्यों? ट्रिक्स यहां पे, ये ऑल शब्द जहां, सभी शब्द जहां एक्सट्रीम लेवल पे जहां पे कथन दिए जा रहे हैं यूपीएससी में, गलत होते हैं, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट है इंडियन हिस्ट्री से ही है, यह भी सब इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है और ये हमेशा चर्चा में रहता है, मैं सही बता रहा हूं। ये जो है ना आपका अगस्त क्रांति या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। तो कह रहा 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी थी उसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, बिल्कुल सही कथन है, ए नंबर कथन सही है बिल्कुल। दूसरा कह रहा है वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया, ये पहले ही प्रावधान किया गया। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें भी ये प्रावधान किया गया, यानी विस्तार लगातार किया जा रहा था। 1892 के बाद भारतीयों को लगातार प्रवेश दिया जा रहा था। तो ये घटना 8 अगस्त 1942 से पहले से हो रही थी, यानी कि ये इसका सही आंसर नहीं होगा। ये बहुत इजी है, मतलब इसको बहुत आसानी से एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं। आपने अब इन्होंने कहा 7 प्रांतों से कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, वैसे यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 8 होगा। 28 महीने की सरकार चली थी, 28 महीने की। कितनी बार मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ये क्लास में ही कितनी बार मैंने, जब भी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ाता हूं वहां पे ये डिस्कस करता हूं, आप लोग देखिएगा, हमेशा मैंने डिस्कस किया इस चीज को। तो 8 जगह से दिया, 28 महीने की टोटल अवधि हुई थी। और ये भी जो घटना हुई है ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे हुई है। सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका प्रारंभ हुआ है और उसके बाद ही कांग्रेस के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि ये 8 अगस्त 1942 को ले रहा है क्वेश्चन में। अगला एक क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया। देखो क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया, यानी पहले क्रिप्स प्रस्ताव आया राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए, उससे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, फिर क्रिप्स प्रस्ताव
करवाया। लॉर्ड लिनलिथगो थे इस समय वायसराय भारत के। तो ये भी गलत हो जाता है, यानी कि तीसरे का ए सही है। और ये भी क्लास में सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, ये क्वेश्चन भी आसानी से आपका संस्थान के द्वारा आपको बताया गया, पढ़ाया गया, तो इसका ए सही है, बिल्कुल आसान। अब देखो ये भी वाइट एरिया है, ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसको गलत कर रहे हैं तो व्हाइट एरिया का क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं कि व्हाइट और ब्लैक आपको जरूर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए जो हमने डिस्कस किया। अब ये क्वेश्चन जो आपका है, जो मैं व्हाइट ब्लैक की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका ग्रे एरिया से आता है, इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपने हिस्ट्री थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ रखी है, किताबों में ये चीजें नहीं मिलती हैं, आपने खूब महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई बहुत सारे पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन ये जो है गांधी जी ने कब लिख दी, क्योंकि इसका सही आंसर मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक है। अब यदि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ धार्मिक, तो धर्म और राजनीति दोनों को एक साथ लेकर चलने का काम मोहनदास करमचंद गांधी करते थे। महात्मा गांधी धर्म को राजनीति से पृथक नहीं मानते। अब ये क्लू ढूंढने की बात है कि कैसे हम क्वेश्चन का आंसर निकालें। बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीम लेवल पे वर्क करते हैं, कई बार आपको डाउट हो सकता है जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं है, सरोजिनी नायडू नहीं है। गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति और धर्म को एक साथ लेकर चलते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसे राजनीति को अस्वीकार कर दूंगा, त्याज कर दूंगा, बहिष्कार कर दूंगा जिसमें धर्म ना हो। लेकिन वो अपने धर्म को सांप्रदायिक धर्म के तौर पर नहीं देखते, वो धर्म को देखते हैं मूल्यों के सहित राजनीति, मूल्यवान राजनीति को ही वो धार्मिक राजनीति के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो गांधी की राजनीति और धर्म एक साथ चलते हैं। तो ये जो इंडिया का जो इस समय फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस फ्रीडम स्ट्रगल को ही हम पॉलिटिक्स से देख सकते हैं। और महात्मा गांधी के द्वारा सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, यानी कि महात्मा गांधी से पहले भी बहुत सारे लोग जेल में गए, इनमें से जितने भी लोग हैं सब लोग जेल में गए हैं, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई है। ये एक फैक्चुअल डेटा है। यदि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है और गलत भी हो गया है तो ये ब्लैक एरिया है, ब्लैक एरिया या ग्रे एरिया के तौर पे मान सकते हैं। ये क्वेश्चन यदि गलत हुआ है तो आपको निश्चिंत रहना, क्योंकि आप अकेले व्यक्ति नहीं होंगे इस क्वेश्चन को गलत करने वाले। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, हो सकता है गलत किया गया हो, तो सी आंसर आपका इस तरीके से होगा। अब ये अगला क्वेश्चन आपका व्हाइट एरिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन है। मेडिवल इंडिया मैंने पढ़ाया है कितनी बार, जो है आप देखेंगे मेरी क्लासेस में, ये आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर आपको मेरी क्लासेस में मिल जाएगा, मैंने प्रॉपर डिस्कस किया है, इसको प्रॉपर डिस्कस किया है, A to Z इसको अच्छे से मैंने प्रॉपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, सभी बच्चों के साथ। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। बहुत सारे लोग इसमें ए बता रहे हैं, सी वाले भी हैं, ए वाले भी हैं, सी वाले भी हैं, बी वाले भी हैं, डी वाले भी हैं। हाँ देख लो, आप अपने में देख लो, अपने में वेरिएशंस देख लो। ये क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार वाइट एरिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन को यदि हम गलत कर रहे हैं ना तो समझ लीजिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए हमारे। इस स्तर पे भी यदि हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। डी वाले भी हैं, देखिए अभी भी मतलब इतना कंफ्यूजन है आपका, जबकि बहुत आसान है। मध्यकालीन भारत में आप चाहे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे देख लें या मुगल काल के टाइम पीरियड पे देख लें, है ना, तो इस दौरान गांव सबसे छोटी इकाई होती थी, गांव से बड़ा परगना। यहाँ पे सबसे पहली बात देखिए अवरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम पे लिखना है आपको, बढ़ते हुए क्रम। यदि अवरोही होता तो घटते हुए क्रम पे आप लिखते, है ना। अवरोही क्रम आपका ये लिखा हुआ है, अवरोही, अवरोही मतलब घटता क्रम, लेकिन ये बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहा है तो सबसे छोटा गांव, फिर परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। है आसान, है इजी, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन मुद्दा वही है कि बस यदि आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, कुछ भी, आप फिर उस हिसाब से अज्यूम कर लोगे, ठीक है, उसी हिसाब से फिर आप इसको गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, चलिए अब देखो अभी भी डी वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी डी बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे।
ठीक है, बेथुन फीमेल स्कूल, हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। अब यहाँ पे ये भी आपका आधुनिक भारत से क्वेश्चन है, जो सामाजिक सुधार आंदोलन चले हैं उन सामाजिक सुधार आंदोलनों में से कोई एक व्यक्ति आपको है ये, ठीक है, कौन है आप लोग बताइए। बहुत आसान है, बहुत इजी है, सॉरी वाले भी हैं इसमें, अरे वाह। बहुत सारे लोगों ने देवेंद्रनाथ टैगोर लगाया इसका आंसर, कई आंसर की में इसको गलत भी दिखाया गया है, बहुत बच्चों ने भेजा, मैंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे दिया गया है, ठीक है, CDA। अब आप समझ लीजिए, अपने लिखते भी जाइए आप, और जो गलत होता जाए उसको भी आपको कट करते जाना है, आपको साथ साथ मेरे लिखते भी चले जाना है, सब लोग साथ साथ लिखते चले जाएंगे, ठीक है, सबको साथ साथ लिखते भी जाना है। देखो यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, अब यहाँ पे फीमेल शब्द जुड़ा हुआ है, अब आप फीमेल शब्द से ये समझ सकते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसे व्यक्ति थे जो विधवा पुनर्विवाह को लेकर काम कर रहे थे, एनी बेसेंट नहीं थी, सरोजनी नायडू नहीं थी, बहुत इजीली कर सकते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात जहाँ पे आती है तो ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे, ठीक है। अभी मेरा इंटायर वीडियो आया था आधुनिक भारत का, वहां पे भी डिस्कस मैंने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनको जो है 1850 एडी में, 1850 एडी में बेथुन कॉलेज का क्या बनाया गया, सचिव बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया, ठीक है। अब इसका आंसर ये सही है, लेकिन अब क्योंकि अभी ये करंट में था, ये क्वेश्चन करंट में क्यों था, अगस्त 2020 में इसके कई आर्टिकल भी आए थे इसको लेकर के, 171 साल पूरे हुए हैं इसको, ठीक है। तो 171 साल पूरे होने के कारण से अगस्त में ये चर्चा में था आपका पूरा, ठीक है, अगस्त में ये चर्चा में था आपका पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये एक तरीके से, अब इतना पुराना आपको लगेगा कि यार ये करंट इतना पुराना कौन देखता है, लेकिन यदि आप न्यूज़पेपर प्रॉपर देखते रहे होंगे तो आर्टिकल्स इसको लेकर के आए थे, बेथुन स्कूल को लेकर के, तो ऐसे भी जोड़ सकते हो कि यार ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है, करंट से भी क्वेश्चन जोड़ सकते हैं इस वाले को, लेकिन ओवरऑल है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यदि आपको पता है तो ठीक है। और ये वाइट एरिया है, मैं इसको भी वाइट एरिया में रहूँगा, ये ब्लैक एरिया नहीं है। आप मॉडर्न हिस्ट्री इतना पढ़ते ही हैं, यदि आपको इस तरीके से संस्थाएं नहीं पता है, उनसे संबद्ध लोग नहीं पता हैं, तो फिर आप गलत कर लेंगे, ये गलत नहीं होना चाहिए। किसका गलत हुआ है, कौन है ये साथ में गलत वाले कौन है, एक मिनट में पहले एक बार कमेंट भी आपके देखते चलूँ साथ साथ। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आप लोग गलत करके आए हैं, और फिर ऐसे में ही आप लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवां हो गया ये, ठीक है, ये क्वेश्चन भी वाइट एरिया से था, ये क्वेश्चन भी वाइट एरिया से, एक ही ब्लैक आया अभी हमारे लिए, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन बिल्कुल वाइट एरिया से था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा आप इसको लेकर चर्चा सुनते रहते हो। 7वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वाइट एरिया से था, और इस क्वेश्चन को तो बस आंख देख करके आप लोग सही कर देंगे। अपने बेसिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, कौन इनके नाम नहीं जानता है, किसको नाम नहीं पता शाहनवाज खान का, ठीक है। ये जाने किस लिए जाते हैं, क्या ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से जुड़े हुए थे, बिल्कुल नहीं। क्या 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्यों में से एक थे, बिल्कुल नहीं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में थे, बिल्कुल। एलिमिनेट करना कितना आसान था, ये कितना आसान था। इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में थे, और इनके ऊपर जो लाल किला है उस पर क्या चलाया गया था, मुकदमा चलाया गया था। फिर उसमें बहुत सारे भूला भाई देसाई या फिर अरुणा अशरफ अली, जवाहरलाल नेहरू, सभी लोगों ने मुकदमा केस लड़ा था। इंडिया में पूरा जन आंदोलन इनके साथ पूरा है ना, तो ये बहुत आसान था, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ये वाइट एरिया के क्वेश्चन है। अभी देखिए 6 क्वेश्चन में से, अब ये देखो एग्जाम हॉल पे आप पढ़ कैसे रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर कैसा है, क्वेश्चन कितना पढ़ रहे हैं, कैसे इसको निकाल रहे हैं, ये सब चीज़ों पे पॉसिबल, मतलब ये देखें इन चीज़ों का भी फर्क पड़ता है। लेकिन यदि क्वेश्चन देखेंगे ओवरऑल तो ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आप यदि अच्छे से पढ़ रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखो ब्लैक एरिया का क्वेश्चन, जो हम कहते हैं कि ब्लैक एरिया का क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका मैं ब्लैक एरिया का क्वेश्चन मानता हूं। ये क्वेश्चन आया है आपका
अच्छा क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पहले कथन देख लेते हैं, फिर बाद में देख लेते हैं क्या सही होगा क्या गलत होगा। ठीक है, इसमें लिखा भारतीय इतिहास में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेज नहीं होगी। हैदराबाद राज्य, आपको पता है चिनकिलिच खान के बारे में जानते हैं। चिनकिलिच खान, मोहम्मद शाह रंगीला जो शासक था, आपको पता है मुगल साम्राज्य के जब डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारे राज्य बन गए। हैदराबाद बना, बंगाल बना, अवध बना, छोटे छोटे टुकड़ों में भारत फिर टूट गया जब मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ। अभी जो आधुनिक भारत का जो, यदि आप लोगों ने इंटायर वीडियो देखा था तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आते, मैंने पूरा चर्चा की। अर्काट वाला हिस्सा ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है आपका। ये कह रहा है हैदराबाद राज्य से अर्काट की निजामत का उदय हुआ। अब यहाँ पे सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, मेरा मानना यह है कि चिनकिलिच खान 1723 में दक्षिण भारत चला आता है। ठीक है, और हैदराबाद राज्य की स्थापना करता है, निजामुल मुल्क की उपाधि लेता है, निजामुल मुल्क के नाम से लेता है, उपाधि लेकर के बैठता है इस पे। ठीक है, और इसके बाद जो है ये अर्काट राज्य की निजामत का उदय क्या हैदराबाद राज्य से हुआ? नहीं, इसका जो ये कर्नाटक वाला जो अर्काट है, इससे पहले 3 दशक पहले ही अर्काट का उदय हो चुका था, 3 दशक पहले, और मुगल साम्राज्य से विघटित हुआ था ये क्षेत्र। तो ओवरऑल आप इसको देखेंगे तो ये कथन गलत हो जाएगा आपका। और एक चीज खुद सोचिए, जब हैदराबाद का जन्म हुआ मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन होने से, तो कैसे पॉसिबल था कि हैदराबाद से अर्काट बन जाएगा? क्यों? क्योंकि हैदराबाद भारत का पहला राज्य था जो अंग्रेजी हुकूमत के समय 1798 में इसने सहायक संधि प्रणाली के तहत जो है अपने आप को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और देश की आज़ादी तक ये रहा। यानी कि इसका डिक्लाइन नहीं हुआ कभी भी, हैदराबाद का डिक्लाइन नहीं हुआ। हाँ, वो बाजीराव पेशवा जब था, बाजीराव पेशवा के टाइम पे थोड़ा सा हैदराबाद राज्य को धक्का पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर ये उभर गया। ठीक है, अंग्रेजों का साथ मिल गया इसको। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो ये वाला जो कथन है ना, ये कथन गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है अकॉर्डिंग टू जो मुझे लगता है। बहुत सारी आंसर की गलत हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे इसको लेकर जो भेजा है, मैं आपको सबको क्लियर कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू मी ये गलत ही देगा यूपीएससी। मैं सही बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की आंसर की हैं उसमें यदि इसमें जो भी दिया गया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने इसको सही माना है, लेकिन आप पढ़ोगे हिस्ट्री तो आप पाओगे कि अर्काट की स्थापना पहले हुई। ठीक है, 3 दशक पहले अर्काट की स्थापना हुई, लगभग 1710 एडी में, और 1740 के आसपास हैदराबाद राज्य जो है आपका डेवलप हुआ। रही बात इसकी विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का, तो हैदर अली के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का जब विघटन हुआ उसके बाद मैसूर राज्य की स्थापना हुई, दूसरा कथन सही है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ, तो यहाँ पे अहमद शाह दुर्रानी नहीं था, यहाँ पे था अली मोहम्मद खान, अली मोहम्मद खान। ठीक है, अली मोहम्मद खान के द्वारा रुहेलखंड की स्थापना की गई थी। तो इसका तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। यानी ओवरऑल इसका जो सही आंसर मेरे हिसाब से निकल के आता है वो आता है इसका केवल 2 सही है, मेरे हिसाब से केवल 2 सही है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या लगाया है एक बार मुझे बता दें कि आप लोगों ने कितने लोगों ने केवल 2 लगाया है। जहां भी आंसर की में 1-2 दिया गया है संभवतः गलत होगा जब यूपीएससी की आंसर की आएगी। तो किसका किसका सही है, अब ये चीज़ आप लोग बताते जाइए, साथ साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता जाएगा मुझे भी कि हाँ भाई आप लोगों ने सही भी लगाया है। सही किसने लगाया है, यस करिए, हैंड्स अप करिए अपना। अच्छा ठीक है, बी वाले हैं काफ़ी लोग, तो बी वालों की संभावना है कि ये क्वेश्चन लगभग सही होगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों ने स्किप कर दिया है, जिन्होंने स्किप किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम नंबर नहीं मिलेंगे तो गलत तो नहीं होगा। ठीक है, चलो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बी ही लगाया है। ठीक है, ए वाला जो है संभवतः मेरे ख्याल से गलत होगा। 9 क्वेश्चन जो है ना, 9 क्वेश्चन नॉलेज चाहता है। और मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी एग्ज़ाम हॉल पे जाइए एक बार इंग्लिश में तो ज़रूर देखिए क्वेश्चन को, इंग्लिश में देखने का प्रयास करिए। ये बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले इस बात को दिमाग में बैठा लें कि यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इंग्लिश में देखना पड़ेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि अजंता की गुफाएं बघोरा नदी की घाटी में है, आपको शायद ये ना पता हो कि यार बघोरा नदी कहाँ से आ गई। बघोरा नदी के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, है ना, जबकि महाराष्ट्र में बहने वाली स्थानीय नदी है। और सही बात है कि अजंता की गुफाएं बघोरा नदी घाटी में है। लेकिन अब यहाँ पे यदि हम इसको इंग्लिश में देखते हैं इसी क्वेश्चन को,
तो मुझे लगता है कि बहुत इजीली ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, ये आप इंग्लिश में अजंता केव, यहाँ पे इन द गार्ज ऑफ भगोरा रिवर शब्द का यूज किया गया है, गार्ज शब्द प्रयोग किया गया है सभी में, सभी पे घाटी के लिए गार्ज शब्द प्रयोग किया गया है, गार्ज शब्द प्रयोग किया गया है। गार्ज भी एक घाटी होती है, नदी द्वारा बनाई गई एक घाटी होती है, लेकिन एक कैसी घाटी होती है, आई आकार की घाटी होती है। जब नदी किसी पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती है या नदी के सामने कोई अवरोध आ जाता है, पर्वतीय अवरोध आ जाता है, तो अपने मार्ग को बदलती नहीं है, बल्कि उस मार्ग पे ही वो उस पर्वतीय क्षेत्र को काट देती है, उसको धीरे धीरे काट देती है और आई आकार की घाटी का निर्माण करती है, तो गार्ज का निर्माण करती है। इसी को महाखड्ड भी बोलते हैं, महाखड्ड भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में यहाँ पे हर जगह गार्ज शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, गार्ज शब्द की। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझ में आ जाएगा, जो अभी हिंदी में चलते हैं, ठीक है, गार्ज घाटी के लिए यहाँ पे गार्ज शब्द प्रयोग किया गया है। नर्मदा के द्वारा कोई भी गार्ज नहीं बनाया जाता, रिफ्ट वैली में बहती है, बहुत सारे जलप्रपात जरूर बनाती है, लेकिन गार्ज नहीं बनाती है, ठीक है, क्लियर है। सांची का स्तूप, ये पहली बात बेतवा नदी के पास है, बेतवा नदी है, और दूसरा यहाँ पर भी घाटी शब्द तो बेतवा हो गई या चंबल हो गई इसके द्वारा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से नहीं निकलती, मालवा के पठारी क्षेत्र का क्षेत्र है ये, ठीक है, तो ये क्षेत्र भी, ये भी आपका गलत होगा, ठीक है। इसके बाद अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के किनारे तो है, लेकिन गार्ज ये भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में ये भी आपका डी भी इसका गलत हो जाएगा। तो ये मुझे एलिमिनेशन मेथड से मैं निकालना चाहूँ तो निश्चित तौर पर अजंता की गुफाएं जो है अजंता पर्वत श्रेणी पर है औरंगाबाद में, ठीक है, और वहां से बाघोरा नदी के द्वारा जो है गार्ज का निर्माण किया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र को काट दिया जाता है, तो इसका सही आंसर ए होगा। तो इसीलिए इंग्लिश को थोड़ा सा इंग्लिश में देख लें तो हमें, अब जैसे बाघोरा नदी मैंने भी नहीं सुना, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैंने भी नहीं सुना बाघोरा नदी के बारे में, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आ गया, चंबल आपने सुना होगा, नर्मदा आपने सुना, गोदावरी सुना, लेकिन नदी नहीं सुना, बल्कि एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक बार टिल्ट कर गए अपने आप को, ठीक है, बस ये बात है। तो अब यदि ये चीज समझ लें तो भी इससे भी आंसर निकल सकता है। ये क्वेश्चन भी मैं ग्रे एरिया में रखता हूं, इस क्वेश्चन को ग्रे एरिया का क्वेश्चन है। यदि आपने अटेम्प्ट किया है, सही हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, यदि गलत हो गया तो फिर इसमें कहीं ना कहीं पे, ठीक है, आपकी गलती नहीं थी, क्वेश्चन का स्तर ठीक ठाक था, ठीक है। ये भी आपका देखा जाए ओवरऑल तो ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री दोनों को मिला दिया, ज्योग्राफी और हिस्ट्री मिला दिया, समझिए। अब कोई भी टॉपिक पढ़िए 360 डिग्री राउंड करके पढ़िए, देखिए कोई जगह है वहां से कौन सी नदी बह रही है, कौन सी भौगोलिक स्थिति है, क्या उच्चावच है, सब कुछ देखिए वहां पे किसी भी स्थान के बारे में, है ना। सांची का स्तूप है किस नदी की, कौन सी नदी है, अजंता है तो वहां पे कौन सी नदी है, पर्वत पठार नदी किस पर्वत श्रेणी पे, क्या, ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जब तक हम लोकेशन नहीं देखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, बस ये वाली बात समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर, ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले इसके कथन देख लीजिए दोनों के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। देखो अब जो इस तरीके क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको क्या है ना, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि ये जो मातृभाषा है, भाषा, लैंग्वेज, अब ये भी नहीं पता होगा आपको कि यूनिसेफ करता है या कुछ करता है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि जो भाषा क्या है, कल्चर का हिस्सा है, भाषा क्या है, संस्कृति का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है, और संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए संस्था बनाई गई यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को का काम होता है कि वो कल्चर को, विज्ञान को, ऐतिहासिक इमारतों को, इनको क्या करे, संरक्षित करे। तो ये सब काम यूनेस्को का है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया जो ये साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका है। तो पहले तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे संस्था ही गलत लिखी हुई, यूनिसेफ लिखी हुई है। यदि आप इतना भी यदि इसमें समझ लें, कोई भी संस्था पढ़ें तो पहले थोड़ा सा एक बार देख लें, यदि इतना भी देख करके करें तो आप इसके क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते थे, ठीक है। बेटा देखो इन सब चीज़ों के आंसर मैंने शुरुआत में भी सेशन के दे दिए, लेकिन अभी पहले एक बार क्वेश्चंस को देखो, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को हल भी कर सकते हैं हम कैसे भी करके। दूसरा, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। बिल्कुल सही बात है, ये कथन सही है। अब देखो ये कथन हमें पता नहीं होगा जब तक आप इन चीज़ों को ऐसे पढ़ोगे नहीं। हाल फिलहाल में मुद्दा चर्चा में था, और हाल फिलहाल में जब ये मातृभाषा दिवस के तौर पर यूनेस्को के द्वारा इसको घोषित किया गया तो ये सारे डिस्कशन चर्चा में थी, आर्टिकल्स में थी। ये देखा जाए होलिस्टिक अप्रोच में तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ओवरऑल इसका सही आंसर बी है,
इसका सही आंसर क्या है? बी, केवल 2 सही है इसका। 10वें का केवल 2 सही है, 10वें का केवल 2 सही है। ठीक है, तो जितने लोगों ने सही किया है उनको बधाइयाँ, बाकी जो नहीं किए निराश ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आसान नहीं था, ग्रे एरिया का क्वेश्चन था। ठीक है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो सबका गलत हुआ होगा, इसमें आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि यदि थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ये करंट में था, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा करंट में चर्चा में था, लगातार चर्चा चल रही थी इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, क्या इसको लेकर के कथन सही हो सकते हैं? अब देखो, मैं आपको सही बताता हूँ, ट्रूली मैं इतिहास बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है और मैंने इतिहास बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाया है, लेकिन कच्छप घात राजवंश जो है ना, पढ़ के मैं पहली बार में मैं खुद कंफ्यूज हो गया। लेकिन मुझे ये पता था कि ये जो मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर है, ये लगातार चर्चा में था, क्योंकि अभी जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा था तो जो हमारा संसद भवन बना हुआ है, भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि ये भी क्या है, एक वृत्ताकार इमारत है, वृत्ताकार तरीके से बनाया गया ये मंदिर। तो मुझे इतना कंफर्म था कि ये चौथा तो सही है। मुझे पहले को लेकर के इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इसको लेकर के कि ये पहला सही होगा कि नहीं सही होगा, लेकिन मुझे ये पता था कि इसमें ये वाला जो है लगातार करंट में, अभी जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के था तो ये क्लियर हो रहा था। ठीक है, तो चौथा मुझे समझ में आया। ठीक है, अब जैसे ही चौथा समझ में आया, इसके बाद जो है यहां पे देखो फिर एक एक्सट्रीम कथन दिया हुआ, दूसरा तो इलिमिनेट हो जाता है, एकमात्र शब्द जहां पे लिख जाए। देखो, एक्सट्रीम लेवल पे जब भी बात करेगा वहीं पे आप समझ लो कि उसको गलत ही होना है लगभग। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। पॉसिबल ही नहीं है, एकमात्र कैसे हो सकता है, एक ही कैसे हो सकता है? तो ये इसको एलिमिनेशन मेथड से हटा दो। ठीक है, यानी कि हमने 2 ऑप्शन को निकाल दिया, एक तो 2 ऑप्शन निकल गया, तो हमारे देखो कितने बचे, 2 ऑप्शन निकल गया, तो बस देख लो 2 गलत है, यानी कि 1 4 सही है। एलिमिनेशन मेथड से 2 आपका, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये सही होगा, इसका सी आंसर सही है। थोड़ा सा टेक्निक का यूज करना है और थोड़ा सा आपने पढ़ा हो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में 100% नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता, इसलिए हमें वहां पे टेक्निक से ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, और ये टेक्निक से ही आपको क्वेश्चंस को निकालने पड़ेंगे, ये भी दिमाग में बैठा के चलिए। पूरा खेल नॉलेज का नहीं है इस एग्जाम में। ठीक है, पूरा के तो किसका किसका सही हुआ एक बार बताएं, सही हुआ किसका किसका? अब देखो अगला क्वेश्चन भी आपका ये भी करंट से था, हिस्ट्री प्लस करंट। आप ऐसे नहीं कह सकते कि केवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, करंट से जुड़ाव रखता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल, ये मतलब इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। मेरा यदि आपने भारत दर्शन का भी एपिसोड देख लिया होता तो वहां पे भी मैंने कालीबंगा से जाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था, या फिर करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था, अभी जो करंट अफेयर्स एग्जाम इंडिया में चल रहा था वहां पे बताया था कि धौलावीरा क्या है आपका 40वां यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ये ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के, जल प्रबंधन प्रणाली को लेकर के प्रसिद्ध है, वो आपका धौलावीरा है, सबसे प्रमुख शहर। और धौलावीरा एक द्वीप में अवस्थित है। मैंने बोला भी था कि एक ना एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। एक द्वीप में अवस्थित है, रन ऑफ कक्ष में अवस्थित है, ये रन ऑफ कक्ष में। तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहा है आपका। तो जलाशयों से, नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया है, और बहुत शानदार क्वेश्चन था, इसका ए सही है। ये बहुत पिंटू सा क्वेश्चन था, वाइट क्वेश्चन था। तो अभी तक देखो देख रहे होगे कि 3-4 ग्रे क्वेश्चन आए, लेकिन वाइट क्वेश्चन काफ़ी निकल रहे हैं, यानी कि हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को इतना कठिन नहीं कर सकते। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कठिन लगा। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश, जैसे ही ये शब्द आए पहले तो डेट लिख लो, 1625 से पहले की बात कर रहा है। 17वीं शताब्दी का पहला चतुर्थांश यही हुआ ना, 1625 से पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये देख लो। ठीक है, इसके बाद क्या है, कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना अवस्थित था? अब देखो नाम ही नहीं सुने होंगे आपने, चिकाकोल, त्रिचनोपोली, भारूच का नाम आपने सुना होगा, इसको बड़ौच भी बोलते हैं, बड़ौच, भृगु कक्ष, ये सारे नाम आपने सुने होंगे।
और ये आपका नर्मदा नदी का जो मुहाना है, नर्मदा नदी जब आपका जल गिराती है गुजरात में जा करके तो भड़ौच के पास ही गिराती है, यहीं पे उसका मुहाना है। इसी के नज़दीक आपका सूरत शहर है, सूरत इसके थोड़ा सा नज़दीक है, ताप्ती नदी के किनारे है। तो 1612 में अंग्रेज़ों के द्वारा सूरत में पहली बस्ती, पहली कोठी बनाई गई थी। ये दोनों जो आपके हैं, ये दोनों बंदरगाह पूर्वी तट पे अवस्थित हैं, पूर्वी तट कोरोमंडल तट पे अवस्थित हैं, ठीक है। तो यदि देखा जाए तो इसका केवल एक सही है अकॉर्डिंग टू मी, भड़ौच, ठीक है। अब देखो बहुत इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, यदि आपके पास जानकारी है, यदि आप मेरा इंटायर वीडियो देखे होंगे तो इंटायर वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि मतलब अंग्रेज़ों की मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था, जितनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी सारी की सारी। तो भड़ौच बंदरगाह के पास ही आपका सूरत अवस्थित है और पहली कोठी जो इनकी 1612 में हुई। तो क्वेश्चन 17वीं शताब्दी के पहले जो निम्नलिखित में से एक कारखाना कहाँ स्थित था? भड़ौच में। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। कितने लोगों का सही हो गया? कितने लोगों का सही हो गया बता दीजिए, इसका आंसर कितने लोगों का सही हुआ, कितने लोगों के द्वारा इसको सही किया गया? ठीक है, 13 का 1 सही लग रहा है, लगभग ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, मेरी सारी बातें समझ में आ रही है कि हम यदि क्वेश्चन को चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाने का खेल है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी के क्वेश्चन कोई ब्रह्मांड के दूसरे ग्रह से बनाए जा रहे हैं। आपका ही सिलेबस है, आपका ही पाठ्यक्रम है, आपको ही सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं। थोड़ा कॉमन सेंस, आप सोच रहे हैं कि हूबहू जो लक्ष्मीकांत में लिखा होगा, जो आर.एस. वर्मा में लिखा होगा, जो एनसीईआरटी में लिखा होगा, सब छपा छपाया आ जाएगा, नहीं आएगा। यूपीएससी चाहता है आप कॉमन सेंस जरूर यूज करें अपनी पढ़ाई को लेकर के, ठीक है, तभी चीज़ें जा करके होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के बाद आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेट वगैरह और ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, या रफली आपको आइडिया होना चाहिए। यदि आपने मेरे प्राचीन भारत का इंटायर वीडियो देखा है, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आप गलत करोगे। प्राचीन भारत का इंटायर वीडियो पे ये क्वेश्चन पूरा निकल आएगा आपका। या फिर यदि आपने ऑनलाइन बैच के बच्चे थे और आपने पूरा प्राचीन भारत पढ़ा है, मैंने एक एक वंश लिखवाएगा होगा आपको, कोई वंश नहीं छोड़ा मैंने, मुझे पता है ना डिटेल। यदि हम 360 नहीं पढ़ रहे और नहीं पढ़ाया जा रहा तो कुछ नहीं फायदा है, ठीक है। अब यहाँ पे गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं सदी के हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? ठीक है, ये लिखा हुआ है। हर्षवर्धन आपका जो है 606 एडी के आसपास जो है शासन सत्ता पे बैठता है और 641 तक रहता है, लगभग ये टाइम पीरियड रहता है उसका, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो एक मालवा के परमार आपको दिख रहे हैं, राजपूत काल में है, राजपूत काल में है, 1000 एडी की बात कर रहा है। अब आपको डेट लाइन पता होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे देवगिरी की यादव बात कर रहा है, देवगिरी आपने अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर वो किया था। दक्षिण भारत का ये खानदेश देवगिरी दक्षिण भारत के ये प्रमुख जो है क्षेत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देवगिरी वाला जो सेक्शन है, देवगिरी के यादव, ये भी गलत है। अब इसमें देखिए मालवा के मगध के गुप्त, चूंकि उस समय गुप्त थे तो उत्तरकालीन गुप्त भी थे, गुप्त थे। थानेश्वर में पुष्यभूति वंश, यही हर्षवर्धन का काल था। कन्नौज में मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्धन वंश से अपनी बहन राजश्री की शादी विवाह किया था इन्होंने। बल्लभी के मैत्रक भी थे, यानी ये गुजरात वाले क्षेत्र में मैत्रक वंश था। तो टोटल इसमें आपका कितना निकल के आया, कितना निकल के आया? देखिए इसका सही आंसर 1 3 4 6, ये इसका सही होगा। अब ये देख लेते हैं किस पे है, ठीक है। एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन, 14 का बी सही होगा, 14 का बी। नहीं बेटा सिलेबस के बाहर नहीं है। अच्छा दीपक गवारे जी हमारे साथ हैं देवगिरी से, अरे वाह, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि देखिए आपका शहर यूपीएससी में छाया हुआ है, कितने बच्चों का गलत करवा दिया, हाँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, पैनिक नहीं क्रिएट करना, हमें 2 घंटे तक बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चनों को पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है। हमें 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें पहले ही दिमाग में बैठाना है, क्वेश्चन को छोड़ना है। मैं बताऊंगा अभी जो क्वेश्चन छोड़ने लायक होंगे, अभी हमें छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं मिले हैं, छोड़ने लायक क्वेश्चन का भी नंबर आएगा, ठीक
ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए आप लोगों को, ये क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है और ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है आपका। पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं। आपको शायद पता हो विजयनगर साम्राज्य जो था ना आपका, यहाँ पे वुमन एम्पावरमेंट थी विजयनगर साम्राज्य में। दक्षिण भारत में एक तरीके से समझ लीजिए बहुत बड़ा, इसको लेकर इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन इस साम्राज्य को किसी भी तरीके से दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे आप देख सकते हैं बहुत लंबे समय तक जो है यहाँ पे कई वंश थे, संगम वंश, सुलूब वंश, तुलुब वंश, अरवड़ी वंश, कई सारे वंश थे यहाँ पे। और बाद में फिर जो है तालीकोटा, राक्षड़ी, तांगड़ी की लड़ाई होती है और उसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य टूट जाता है। बरार, बीदर, गोलकुंडा जो है बीजापुर, अहमदनगर, ऐसे करके कई भागों में टूट जाता है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों टूट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से महिलाएं किन क्षेत्रों में निपुण थीं, तो ये चारों क्षेत्र, ज्योतिष शास्त्र, भविष्यवाणी एक ही है, लेखाकरण, अब कुश्ती है, तो ये चारों क्षेत्र इसका सही आंसर है। अब लेकिन अब आप यदि इसको नहीं पढ़े होंगे, नहीं जानते होंगे, तो कहाँ से सही करोगे भाई, क्योंकि इसका सही आंसर तो 2, 3, 4 इसका सही आंसर था नहीं। कुश्ती को लेकर ही आपको लगेगा कि महिलाएं कुश्ती कैसे कर सकती हैं भाई, महिलाएं तो आज कुश्ती करने में, दंगल मूवी अब जाके बनी है, तो उस टाइम पे कैसे महिलाएं कुश्ती करती हैं। लेकिन अब आपको यदि पता हो कि संगम काल में मात्र सत्तात्मकता को, वुमन एम्पावरमेंट को काफ़ी प्रश्रय दिया गया है, दक्षिण भारत में वुमन एम्पावरमेंट था, तो शायद आप इस चीज़ को एक बार एज्यूम कर सकते थे और 1, 2, 3, 4 यानी कि इसका सही आंसर डी लगा सकते थे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं पता था तो आपको ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन भी कुछ आपका यही प्रकृति रखता है, ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ देने चाहिए थे यहाँ पे। लेकिन अब ये, जैसे अब मैं इतिहास का टीचर हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जब आप एग्जाम हॉल में पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 में आंध्र प्रदेश का एक जगह है मदनपल्ली, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, मदनपल्ली इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में केंद्र के तौर पर था, है ना, हमारे देश के स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है ये क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारे हैं, पिंगली वेंकैया ने भारतीय तिरंगे को डिजाइन किया, बिल्कुल गलत है। पट्टाभी सीतारामैया ने आंध्र प्रदेश में भारत तोड़ो, नहीं, गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बांग्ला भाषा में अंग्रेजी में अनुवाद किया। दरअसल इस जगह पर 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर काफी समय तक इस क्षेत्र में रहे और यहीं पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इसके कथन कौन सही है, इसका सी सही है। ठीक है, बाकी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका मुख्यालय भी यहाँ पे, ठीक है, नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था यदि आपको नहीं पता तो। यदि आप जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अन्यथा की स्थिति में ये क्वेश्चन भी आपको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यानी ये ब्लैक एरिया से क्वेश्चन था, और यदि आप इतिहास, आपका हाइट स्ट्रांग है तो फिर शायद आपके लिए ये ग्रे एरिया से हो सकता है। ये अगला क्वेश्चन है, मुझे बड़ा पिंटू से क्वेश्चन लगा, ये कुछ है नहीं इसमें। बुर्ज होम, जैसे आपको पता है कि यहाँ से गर्तावास, ठीक है, जम्मू कश्मीर की साइट है ये गर्तावास। ठीक है, इसके अलावा गणेश्वर खेतड़ी के पास है राजस्थान में, ये राजस्थान खेतड़ी, तांबे की खान है ये, तो ताम्रकालीन कलाकृतियां, यहाँ से तांबे के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, यानी 3 सही है। और चंद्रकेतुगढ़, यहाँ से टेराकोटा कला पाए गए हैं। अभी देखो ये करंट से मुझे लगता है क्वेश्चन, करंट से कैसे, अभी हाल फिलहाल में जो है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भारत सरकार के जो चोलकालीन बहुत सारे हमारे यहाँ पे टेराकोटा की मिट्टियाँ या फिर बहुत सारे यहाँ पे अष्टधातु की या चोलकालीन बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ रखी हैं, उनको हम वापस भेजेंगे। ठीक है, भारत को वापस भेजेंगे। अभी मैंने करंट में आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो अब कहीं ना कहीं पे जो ब्रिटिश काल के दौरान पे बहुत सारी भारत की जो ऐतिहासिक बहुत सारी हमारी जो यहाँ पे पुरातात्विक विरासत थी, उस विरासत को जो एक्सपोर्ट किया गया है, भेजा गया है, अब वो चीज़ें भारत आ रही हैं, वापस आ रही हैं। तो उन चीज़ों को लेकर के भी क्वेश्चन लेकर के पूछे जा रहे हैं। यदि आप इसको नहीं समझेंगे
तो अब इन चीज़ों को बहुत ये देखा जाए तो बुर्ज-होम सबको पता है, आसानी से बुर्ज-होम सबको पता है। बुर्ज-होम पढ़ते ही हैं आप, जब पूरा पाषाण काल स्थलों में पढ़ते हैं तो आपको बुर्ज-होम का नाम मिलता ही मिलता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की साइड में। और गणेश्वर के बारे में, गणेश्वर संस्कृति के बारे में भी आप पढ़ते हैं, ये दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो यदि आप इसे गलत कर दें, ठीक है, और ये वाला आपको सही लग रहा है तो एलिमिनेशन मेथड पे आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी आंसर जो है क्या है, केवल 2 नहीं है, ठीक है, केवल 3 तो आपको लग रहा होगा कि हाँ एक आपने गलत कर दिया 3, लेकिन इसका सही आंसर डी है। तो ये भी इतना आसान तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल यदि आप इतिहास आपने पढ़ा है, देख रखा है, तो ये शब्द, ये टर्मिनोलॉजी, ये आपको स्थान आपको लगातार चर्चा में रहते हैं, मिलते रहते हैं, ठीक है, इससे बाहर नहीं है। अगला क्वेश्चन भी कठिन है, ये क्वेश्चन मैं ग्रे एरिया में रखता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन को मैं कठिन मानता हूँ, इसलिए कठिन मानता हूँ क्योंकि यहाँ पे इतिहास की डेट नहीं पता आपको, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतिहास में डेटों का बहुत महत्व है। यदि आप इतिहास की डेट नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। इल्तुतमिश, आपको पता है 1211 के आसपास में आराम शाह जब गद्दी से हटा तो इल्तुतमिश शासन सत्ता पे आया 1211 में, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड पे जो चंगेज खान था, मंगोल था, पहला भारत में मंगोल आक्रमण हुआ, ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक आ पहुंचा, ठीक है। यानी कि ये कथन सही हो जाता है, बिल्कुल सही है कि सिंधु नदी तक भारत में मंगोल, और आपको शायद पता हो इस ख्वारिज्म के युवराज ने इल्तुतमिश से सहायता भी मांगी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसके राजदूत को मरवा दिया, ताकि इल्तुतमिश को लग रहा था यदि मैं इसकी हेल्प करूंगा तो हेल्प करने पे फिर मंगोल भारत आ जाएंगे, और अभी दिल्ली सल्तनत नया ही शासनकाल था, ठीक है। तो ऐसे में चंगेजों से, मंगोलों से बचने के लिए इसने क्या किया, किसी भी तरीके से कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन दूसरा जो आपका है मोहम्मद बिन तुगलक, कब का है मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल आपको पता होना चाहिए, जब तक नहीं पता होगा लगभग मुझे भी एग्जैक्ट देखो डेट नहीं याद है, लेकिन फिर भी मैं आइडिया लगाता हूँ, 1325 से लेकर के 1351 लगभग इस अवधि में मोहम्मद बिन तुगलक था। कई सारी उसने डिसीजंस लिए, फेल्योर रहा, ठीक है, काफ़ी लंबा उसका शासनकाल रहा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। अब आपको क्या लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक और तैमूर एक ही टाइम पीरियड पे है? बिल्कुल नहीं है, गलत है ये कथन, ठीक है। अब इतनी डेटें आपको पता हो, लेकिन अब ये आपको पता होना चाहिए दूसरा कथन, लेकिन तीसरा कथन थोड़ा सा और कठिन है। यहाँ पे वास्को डिगामा की बात करें, सबको पता है कि 1498 में वास्को डिगामा आया, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय जो था वो कब था, उसका कार्यकाल क्या था, ये नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा। 1422 से लेकर के 1466 ये टाइम पीरियड था, और ये मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा रखा है। देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, कृष्णराज, सबको बारे में पढ़ा रखा है, खूब डिटेल से पढ़ाया था मैंने। बेटा ये विजयनगर साम्राज्य भी था, जमोरिन तो केरल में था, ठीक है। तो ओवरऑल अब ये जब पूरी होलिस्टिक आपको जानकारी होगी, यानी कि 2 और 3 दोनों गलत हो गया, इसका सही आंसर केवल एक है। इतिहास की डेट लाइन भी आपको पता होनी चाहिए, विदाउट डेट लाइन आप आंसर नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप डेट लाइन को नहीं देखेंगे तभी आप देख पाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए ये क्वेश्चन में आपको कहाँ पे डिफिकल्टी लग रही थी? इसका केवल एक सही है, अकॉर्डिंग टू मी इसका केवल एक सही है। अब बताइए आप में से कितने लोगों का सही हुआ, कितने लोगों का गलत हुआ। ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी चाहिए थी। अब ये डेट लाइन वाले क्वेश्चन हैं, बस मुद्दा यही है कि अब इन पे कुछ नहीं कर सकते आप लोग। बताइए भाई, रोहित सिंह जी कह रहे हैं मूल विधि पर एक मास्टर वीडियो बना दीजिए। कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले, आप लोगों का यूपी पुलिस वाले ही बच्चे हैं शायद ये, ठीक है। हो गया, काफ़ी लोगों का सही भी हुआ, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, 19 नंबर पे आ जाते हैं। लास्ट में बताना है सब लोगों को, जो लोग दे के आए हैं, कितना किसने सही किया, कितना कितना गलत किया, एक बार डिस्कस करते हैं। देखो ये तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको भी पता है कि संत फ्रांसिस ये जो है जेवियर, संत फ्रांसिस जेवियर जो है, इन्होंने जेसुइट संघ की स्थापना की थी, संस्थापक सदस्य में फाउंडर थे ये, ठीक है, ये कथन सही है। और इनकी मृत्यु जो है चीन में हुई थी, गोवा में नहीं हुई थी, चीन में इनकी मृत्यु हुई थी। चीन में गिरजाघर तो है,
संत फ्रांसिस जेवियर से जुड़ा हुआ गिरजाघर तो है, लेकिन इनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी, यानी कि ये कथन गलत है। और यहाँ पे जो है अगला जो इसका कथन है कि गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज में एक अनुष्ठान किया जाता है, ये भी कथन सही है। यानी कि पहला और 3 सही है, दूसरा गलत है। अब ये भी फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, यदि आपको नहीं पता है, बहुत सारे लोग इसमें ये लगाएंगे कि यार शायद ये, तो स्किप करना ही इसको बेटर है। ये क्वेश्चन ब्लैक क्वेश्चन में से एक है, जानकारी के अभाव में इस क्वेश्चन को आप गलत कर बैठेंगे। तो यदि आपने स्किप किया है तो कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। लेकिन देख लो यूपीएससी कितना बारीकी से जाकर के चीज़ों को देख रहा है, और इस समय ये क्वेश्चन भी करंट में चर्चा में था। अब ये 2 लॉ को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। देखो प्राचीन काल में 2 लॉ थे आपके, मिताक्षरा और आपकी 2 सिविल विधियां थी। जैसे हिंदू कोड बिल है वैसे ही मिताक्षरा और दाय भाग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से भी पूछेगा, और मज़े की बात बताऊं कि मिताक्षरा और दाय भाग दोनों को मैंने प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास में पढ़ाया है। जितने बच्चे ऑनलाइन में हैं मिताक्षरा और दाय भाग को लेकर के देख लेंगे, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि मिताक्षरा और दाय भाग क्या है, ठीक है। मिताक्षरा और दाय भाग क्या है। अब एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे यूपीएससी ने जो लिखा है, एक पहला कथन है, इसमें कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, मिताक्षरा और दाय भाग से। जब तक पूरी जानकारी होगी नहीं होगी तब तक शायद आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ये क्वेश्चन भी ब्लैक क्वेश्चन है, छोड़ देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं एक बार इसको देखता हूँ। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की, ऐसा कुछ नहीं है। मिताक्षरा ऊंची जाति और निम्न जाति दोनों से जुड़ी हुई थी, यानी ये कथन गलत है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था, जबकि दाय भाग में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार करने का दावा था। कथन सही है ये, ठीक है। अब ये तभी आप पता कर सकते हैं जब आपको मिताक्षरा और दाय भाग के बारे में जानकारी हो। इसमें भी तुक्का नहीं लग सकता है। यदि आप इसमें क्वेश्चन आपको यदि नहीं पता है तो आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये दोनों एक तरीके के कानून हैं प्राचीन काल में, मिताक्षरा और दाय भाग दोनों, और उसमें लेकर के बताया गया उत्तराधिकार के नियम के अंतर्गत। बाकी इसमें बताया गया है कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति मामलों पर विचार करती थी, जबकि दाय भाग में परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों दोनों की संपत्ति में विचार करती थी। बिल्कुल गलत है, इसका सही आंसर केवल 2 है। इसका सही आंसर केवल 2 है। दाय भाग में भी महिला नहीं थी वहां पे, ठीक है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था प्राचीन भारत के इतिहास में। जितने लोग बच्चों के नोट्स हों उनको जाकर के देख लें, एक बार जाके आप प्राचीन भारत के इतिहास के नोट्स देखो, वहाँ पे मिताक्षरा और दाय भाग दोनों के बारे में चर्चा मैंने करवाई है कि दोनों क्या है और दोनों में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें देखो कहीं ना कहीं पे, अब आप इस चीज़ को लेकर के आप लोग करते क्या हो ना, कैजुअल हो जाते हो। जब आपको एक नोट्स मिल गए, एक क्लास कर ली, फिर आप दूसरे के जुगाड़ में लग जाते हो। मैं आपको कहता हूँ जो आपने पढ़ा है एक बार उस पर ईमानदारी बरतिए और उसको एक बार रिवाइज करिए। देखिए प्राचीन भारत में मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जो मैंने डिटेल में ना पढ़ा है। मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर तक भी 20-25 साल के उसमें डिस्कस कर रखे हैं, और ये मतलब पता नहीं बच्चों को आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हिस्ट्री से इतने सारे क्वेश्चन थे अभी तक। अब हम आ गए इकोनॉमी में। इकोनॉमी के क्वेश्चन देखो, आज मैंने पूरे दिन बहुत काम किया इकोनॉमी में, ठीक है। कई सारी किताबें थी, एक इकोनॉमी किताब ये, बाकी इकोनॉमी किताब बहुत आसान क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि बहुत कठिन थे इसमें कुछ भी। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में जो क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल बेस आते हैं यूपीएससी के, करंट से भी जुड़े कुछ क्वेश्चन है, बाकी कंसेप्ट में, ठीक है। अब ये है निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। देखो एक चीज, ये तो मनी मल्टीप्लायर से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले भी पूछा जा चुका था। अब पता नहीं यूपीएससी क्यों इसको दोबारा रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को। देखो सिंपल सी बात है, मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, पैसे से ही पैसे की वैल्यू को बढ़ाना, सिंपल सी बात है। मान लीजिए आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम है पैसों को छापना, नए पैसों को छापता। मान लीजिए इसने 100 रुपए को छापा, 100 रुपए क्या है, किसको देगा, ये लेंडर के तौर पे ये बैंक को देगा। आरबीआई से बैंक पैसा जाएगा आपका, ठीक है। बैंक से किसी व्यक्ति के पास पैसा जाएगा, किसी पर्सन के पास, आपके पास पैसा जाएगा, ठीक है। तो जब आरबीआई के पास जब पैसा आरबीआई से बैंक को देगी
तो इस बैंक पे जो है या तो किसी भी रूप में दे, CRR SLR किसी न किसी रूप पे देगी, ठीक है, उस पर भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना, उस पर ब्याज लेगा जो भी होगा। फिर इसके बाद जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेगा तो बैंक भी इस पर ब्याज लेगा, है ना, तो इस पैसे की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर व्यक्ति के द्वारा क्या है, जो ये पैसा लिया जाएगा इसको कहीं इन्वेस्ट किया जाएगा, इस पर कार्य किया जाएगा और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके बाद इस पैसे को फिर से बैंक में जमा कर दिया जाएगा, बैंक फिर उस पैसे को किसी को लेंड कर देगा, किसी को दे देगा। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना सा है कि बैंकिंग की जैसे जैसे हम बैंकिंग से जुड़ते चले जाएंगे, जितनी बार बैंकिंग से हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, जितनी बार बैंकिंग से जुड़ाव रखेंगे, तो लोगों की बैंकिंग आदतों में यदि वृद्धि होगी तो क्या होगा, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि हाँ ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से बहुत डिटेल नहीं है, बहुत रिपीटेड है, मैंने इकोनॉमी पढ़ाई थी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन से पूछा गया है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है। ठीक है, कैसे किसी इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई का बढ़ना, ठीक है, महंगाई का बढ़ना है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मार्केट में पैसा आएगा, आपके जेब में पैसा है तो आप महंगाई बढ़ा दोगे। ठीक है, अब इकोनॉमी कुछ नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल सेक्शन पूरा कवर किया है, बैंकिंग का सेक्टर जितना भी है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर मैंने कवर किए थे, इकोनॉमी मैंने पढ़ाया था। तो मुद्रास्फीति बोल रहा है महंगाई, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है, उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारणों से होती है, क्या कारण है कि मुद्रास्फीति जो है बढ़ जाती है, क्या कारण है। ठीक है, मांग प्रेरित, सबसे पहले सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा नीतियां लाई जाती हैं, विस्तारकारी नीतियां लाई जाती हैं जिनमें पैसा गवर्नमेंट के द्वारा जो है लगाया जाता है, उससे भी बिल्कुल डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा राजकोषीय प्रोत्साहन यदि होगा, इससे भी क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी, इससे नहीं बढ़ेगी, मुद्रास्फीति सूचकांक इन्फ्लेशन इससे नहीं होगी। उच्च क्रय शक्ति, यदि आपके जेब में पैसा होगा, आपके पास पैसा होगा तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आप महंगाई बढ़ाएंगे। और बढ़ती ब्याज दर, यदि ब्याज दर बढ़ेगी तो ब्याज दर से आपका पैसा बैंक के पास जाएगा ना, आपका पैसा बैंक के पास, यदि ब्याज बढ़ जाएगी किसी चीज की। अब देखो, आपके पास पैसा आने का एक तरीका है कि बैंक के लोन कम हो जाए, आप हर चीज में लोन लेने लग जाएंगे। आज ही प्लान, अभी गवर्नमेंट अभी क्या हो जाए, होम लेने 1% कर दे, 2% कर ले, 3% कर ले, ये कह रहा हूं मैं, अभी 8% है, 8 से 7% हो जाए, अभी दिमाग चलने लग जाए, चलो होम घर खरीद लेते हैं। यदि गाड़ी पे लोन आपका 6% हो जाए, 7% है तो 6% हो गया, तो आपको लगता है चलो मोटरसाइकिल ले लेते हैं। यानी कि बैंक से पैसा आपके जेब में आएगा तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, पैसा होगा क्रय शक्ति बढ़ेगी, खत्म बात, सिंपल आसान है। ठीक है, तो यदि इजिली आप, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको लेकर के मैंने आप लोगों को पढ़ाया है क्लास में, बाकी इकोनॉमिक्स की क्लास में भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, इसका ए सही है, इसका ए सही है। ठीक है, ए सही है, इसका ए सही है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं आप, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कठिन है, यदि आपको नहीं पता है आप नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप जब तक एक करंट वगैरह आप पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आसान लग जाएगा। इकोनॉमी का ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, जो डीमैट खाते हैं ये शेयर के लिए होते हैं, शेयर मार्केट से शेयर खरीदने हैं, शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, खुदरा निवेशकों के लिए या जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आरबीआई के द्वारा एक गिल्ड अकाउंट की बात की गई है। किसकी बात की गई है, गिल्ड अकाउंट की बात की गई है, कि इनके पास एक गिल्ड अकाउंट होना चाहिए जो कि आरबीआई के द्वारा डायरेक्ट खोला जाएगा, या आरबीआई में खुलेगा आपका अकाउंट। यानी कि पहला गलत है, यहाँ पे डीमैट खाता लिखा है, डीमैट नहीं है, गिल्ड अकाउंट है। और शेयर मार्केट तो पहला बस एलिमिनेशन से यदि आपको पता है इतना तो आपने तुरंत इसको कर लिया। दूसरा है इसमें
बातचीत से लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान यानी कि निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूति का व्यापारिक मंच है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यदि आप इसको लगातार जो है देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लगातार इस चर्चा में बना रहता है। इसके अलावा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जा रहा है। ये कथन भी बिल्कुल सही है, यानी कि आपके दोनों कथन सही हैं, 2 और 3, ठीक है। इसका डी सही होगा, इसका डी सही है, डी सही है। अब ये देखो फैक्चुअल डेटा है, जब तक आपको पता नहीं होगा आप इसको नहीं सही कर सकते, ठीक है। हाँ, ये शेयर मार्केट की ट्रेडिंग के लिए होता है। जब तक आपको फैक्चुअल जानकारी होगी तब तक आप इसको कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इससे भी क्वेश्चन वाटर क्रेडिट से एक बार पूछा जा चुका है, अगेन फिर से वाटर क्रेडिट से पूछा गया है। एक ये वैश्विक पहल है वाटर क्रेडिट, ठीक है, वैश्विक क्रेडिट है जिसके तहत माइक्रो फाइनेंस टूल्स डेवलप किए जा रहे हैं। ये 2 चीज़ों के लिए, वाटर और सैनिटेशन यानी कि जल और स्वच्छता के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, सूक्ष्म वित्त साधनों के तौर पर। एक वैश्विक पहल है, लेकिन इसको WHO और विश्व बैंक के द्वारा नहीं प्रारंभ किया गया, बल्कि विश्व के विभिन्न देशों और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसका दूसरा गलत है। इसका उद्देश्य है निर्धन व्यक्तियों की सहायता में बिना अपने जल संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनाना। तो इसका 1 और 3 सही है 24 का, यानी कि इसका जो है 1 और 3 किस नंबर पे है, ठीक है। कितने लोगों का सही है? सी सही है, इसका सी सही है। अब आपको जब तक ये भी संस्था नहीं पता होगी, है ना, इस तरीके की संस्थाएं नहीं पता होंगी, तो निश्चित तौर पे आप इसे भी गलत ही कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं कि आपका सही हो। स्किप कर सकते हैं, नो डाउट। यदि आपको ये पता नहीं है तो स्किप किया जाना चाहिए, इस पे गलत करने का चांसेस ज़्यादा है ऐसे क्वेश्चन पे। जबकि इकोनॉमी में कुछ क्वेश्चन ही ऐसे हैं, ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, 25 नंबर क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। इसमें एक शब्द यूज लिखा हुआ है अंतिम उधारदाता, RBI के लिए यूज किया गया कि केंद्रीय बैंक जो है वो अंतिम उधारदाता के तौर पे, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, है ना, इसके तौर पे किस काम कैसे करता है, यानी किसको अंतिम रूप पे पैसे देता है। वो किसी व्यापार उद्योग निकाय को देता है? बिल्कुल नहीं देता है। किसी भी RBI डायरेक्ट पैसा नहीं देता किसी व्यापार को, किसी उद्योग को, किसी निगम को, खासकर अंतिम उधारदाता के तौर पे नहीं देता है। तो ये आपका गलत है। अगला, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि को उपलब्ध कराना बैंकों के लिए करता है। बैंकों को कई माध्यम बना रखे हैं उसने, ठीक है, कई सारे हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कई माध्यम है जिसके माध्यम से बैंकों को पैसा देता है RBI, पता है आप लोग को, ठीक है। तो एक तो ये आपका जो है सही है। बजटीय घाटों और वित्तीयन के लिए सरकारों को देना। देखो एक चीज तो ध्यान रखो, RBI केंद्रीय बैंक है, सरकार के द्वारा रेगुलेटेड है। RBI से एक क्वेश्चन और पूछा गया है, आगे दिखाऊंगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग गलत करके आए उसको। तो RBI में बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना, ये जो है बात सही है, लेकिन बजटीय घाटों को पूरा करने के लिए सरकारों को ऐसे ही नहीं RBI पैसा दे देती या फिर अंतिम उधारदाता के तौर पे नहीं देती है। इसका सही आंसर केवल 2 सही है इसमें, ठीक है, इसका केवल 2 सही है। गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है और उसके बाद पैसा जो है RBI के थ्रू मिलता है, RBI जो है फिर पैसा देती है, लेकिन अंतिम उधारदाता के तौर पे पैसा नहीं देती है। तो 25 का क्या सही है? B सही है, 25 का B सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद अगला है आपका, अब देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं, कोड वगैरह से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए तभी आप इनको करिए, नहीं तो इनको मत करिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कोड से या किसी भी चीज़ से पूछे जाते हैं, किसी भी बिल से, कोड से, कुछ भी पूछे जाते हैं, ये तभी आप करिए जब आपको ये पता हो पूरी तरीके से, तभी आप करेंगे, तभी हो पाएंगे, ठीक है। तो या तो स्किप कर दीजिए, है ना, बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध करती है? तो इसका सही आंसर A है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार के लिए इसका सही आंसर A है। लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो इसको स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ब्लैक सेक्शन है पूरी तरीके से, है ना। यदि आपको पता है, फैक्चुअल है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस बार स्टैटिक से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए। अगला है ये ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है, ठीक है।
ताम्र प्रगलन संयंत्रों, तांबे को गलाने को लेकर के जितने भी संयंत्र लगाए गए हैं उन संयंत्रों को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है, पहला क्वेश्चन है इसमें, वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ शब्द लिखा हुआ घातक, यदि घातक मात्राओं में निर्मुक्त करेंगे, बड़े तेजी से कैजुअलिटीज होंगी, लोग इफेक्टेड होंगे, तो ऐसे में क्या होगा, संयंत्र बंद कर दिया जाएगा। क्या जरूरत है, जो पर्यावरण को इतनी तेजी से, लोगों को इतना हानिकारक तौर से, तो कहीं ना कहीं पे जब एक्सट्रीम लेवल पे कोई शब्द यूज किया जाता है तो वो आपका गलत होता है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। एक्सट्रीम लेवल पे जो भी पूछा जाएगा वो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना आपको, जो भी एक्सट्रीम सेंटेंसेस कुछ भी होंगे वो आपके गलत ही होंगे, तो यहाँ पे भी आप कुछ सोचिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, ताम्रमल या कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन के कारण बन सकता है, बिल्कुल सही है। अगला है, वे सल्फर डाइऑक्साइड के एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फर जो है यहाँ पे निकलता है। और पहले कई दिनों पहले जो है ये खबर भी आ चुकी है न्यूज़ में कि लगभग जो है हर साल जो है 40-45 लोग जो है इन संयंत्रों में सल्फर के कारण से मरते हैं, दम घुटने के कारण से। ठीक है, तो कई सारी जो है इसको लेकर आर्टिकल्स आते रहते हैं और इसका सही आंसर है 2 और 3। ठीक है, बस आपको एक्सट्रीम लेवल पे जहाँ पे कथन मिलता है यदि आप उसको एलिमिनेट करते हैं तो निश्चित तौर पे आप क्वेश्चन को सही कर देंगे। तो इसका 27 का बी सही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भट्टी तेल। अब ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा कभी भी। यदि भट्टी तेल को दूसरा शब्द जो इसके लिए प्रयोग किया जाता है भट्टी तेल के लिए, यदि आपको ये पता है, फ्यूल ऑयल इसके लिए यूज किया जाता है, फ्यूल ऑयल। ठीक है, तो भट्टी तेल के लिए या फर्नेस डायल शब्द यूज किया गया है यहाँ पे, फर्नेस डायल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तेल परिष्करणियों या रिफाइनरी का एक उत्पाद है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन या सल्फर का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब जब तक आपको ये पता हो कि ये फ्यूल ऑयल है या इसके बारे में कुछ पढ़ा हो तभी आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो फ्यूल ऑयल है तेल परिष्करणियों रिफाइनरी का एक उत्पाद है, बिल्कुल सही है कथन ये। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, ये भी कथन सही है। और इससे सल्फर का उत्सर्जन होता है, ये कथन भी सही है। जब तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी ये क्वेश्चन भी आपको छोड़ देना चाहिए। यदि आपने पढ़ रखा है, इसके बारे में जानकारी है, तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। इसका डी सही है आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लू कार्बन हर बार पूछता है, ब्लू कार्बन हर बार पूछता है ना, कई जगह पे बुक्स वगैरह में भी मिल जाता है। ये बिल्कुल वाइड क्वेश्चन है, यदि ये क्वेश्चन आपने गलत किया तो गड़बड़ है। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन आपने गलत किया होगा तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ब्लू कार्बन से कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगहित कार्बन, इसको ही ब्लू कार्बन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ए सही है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैंने अभी काफ़ी सारी चीज़ों देख रहा था, इसका बच्चों ने क्वेश्चन मुझे भेजा था और काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर इसको लेकर के क्लियरिटी दीजिए। तो देखिए, मैंने जो इसको लेकर पढ़ा है, मतलब एक बार मैंने इन्वायरमेंट भी पढ़ाया आप लोगों को, तो इन्वायरमेंट में भी मैंने ये चीज़ पढ़ाई है कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों में मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। इसमें फर्न नहीं सही है, इसमें मशरूम नहीं सही है। मशरूम और फर्न दोनों के लिए सॉइल की आवश्यकता होती है कम से कम, लेकिन इसमें लाइकेन जो है, लाइकेन के बारे में बिल्कुल क्लियरिटी है कि मृदा विहीन सतह पर भी ये जी सकता है, रह सकता है। ठीक है, तो लाइकेन इसमें केवल 2 जो है मुझे सही लगता है। मास में मैं डाउटफुल हूँ, अभी इसको लेकर के मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन आम तौर पे जो मुझे लगता है इसका सही आंसर क्या होगा, केवल 2 सही होना चाहिए, इसका बी सही होना चाहिए, क्योंकि जो इसकी रेयरेस्ट मतलब कि वो है, ठीक है, जो ज़्यादातर मिला है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। यदि आप में से कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है ये वाला क्वेश्चन, किया हो तो बताएं आप में से किसने किसने अटेम्प्ट किया है ये क्वेश्चन, किया है? अनिकेत वर्मा जी कह रहे हैं सर आपका मास्टर वीडियो बहुत लाजवाब है। हाँ बिल्कुल, मैंने प्रयास किया है। तो
आप लोगों ने क्या किया है इसका आंसर? मेरे हिसाब से इसका बी सही है, बाकी देखते हैं, इसको मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। यदि क्योंकि इसमें कई जगह पे मास को भी लेकर के, लेकिन आमतौर पे लाइकेंस के बारे में मैंने पढ़ रखा कि लाइकेंस में जो है मृदा विहीन सतह पर भी ये जीवित रह सकती है, और देखते हैं फिर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बी सही है, बाकी स्टार लगा लीजिएगा इस पर। और ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं। अब देखो ये 31 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल पिंटू सा क्वेश्चन था, और कितनी बार, 2-3 बार क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पूछा जा चुका है। बहुत पिंटू टाइप का क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों ने गलत भी बताया इस क्वेश्चन को, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है ना। अभी शक्तिकांत दास हैं। इसके बाद भारतीय संविधान में कतिपय, यहाँ पे संविधान क्यों आ गया भाई? भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी शक्ति किसी तरीके से आरबीआई गवर्नर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलती है, ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और इसको संविधान, एक कानून बनाया गया है, उस कानून के तहत जो है इसको पावर मिलती है, आरबीआई एक्ट के द्वारा पावर मिलती है। तो ये लिखा हुआ है आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार, अपनी पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, ये सही है। यानी 1 और 3 सही है। इसमें बहुत आसान था ये क्वेश्चन, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है, पिंटू से क्वेश्चन था। सी इसका सही ऑप्शन है, सी इसका सही ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, मैंने इसको पढ़ाया भी था, चर्चा भी की थी, ठीक है। तो अब आप लोग, यदि आपने पढ़ा है मेरे से, पॉलिटी पढ़ा है, तो वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस हुई है। संविधान में कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी चर्चा नहीं हुई है। अब देखो फिर से एक एक्सट्रीम लेवल पे एक कथन आ रहा है 32 नंबर पे। यहाँ पे दिया गया है भारत में नियोजित अनियत मजदूरों, अनियत मजदूर मतलब एक तरीके से समझिए कि असंगठित मजदूर या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मजदूर हैं, उनके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला कथन दिया गया है सभी, फिर यहाँ पे ऑल शब्द आ गया, एक्सट्रीम लेवल पे क्वेश्चन, ठीक है। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार होंगे, ये बिल्कुल गलत है, सभी नहीं है, सभी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं, तो एक तो ये मतलब इसको एलिमिनेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। दूसरा है सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं श्रमोपरि भुगतान के हकदार होंगे, बिल्कुल सही है। जो भी काम करेंगे, जो कार्य मतलब जो उनका टाइमिंग होगा उस टाइमिंग पे काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, वो सब के लिए उनको भुगतान मिलेगा। इसके अलावा सरकार अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से ही मजदूरी का भुगतान करेगा, तो ये भी सही कथन है कि ये सरकार कह सकती है कि भाई आप डायरेक्ट भेज दीजिए उनके अकाउंट में, तो ये कोई एक्सट्रीम लेवल का कथन नहीं है, ये सही हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका सही आंसर जो होगा वो, ठीक है। कई संस्थानों ने इसका आंसर गलत बताया है, कई बच्चों के द्वारा एक क्वेश्चन मुझे भेजा गया था, मेरे तरफ से इसका सही आंसर जो है बी है। पहला गलत है क्योंकि एक तो एक्सट्रीम लेवल पे उस पर बोला गया सभी मजदूर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, और इस तरीके से कर्मचारी ईपीएफओ सबको बेनिफिट मिलने लग जाए तब तो फिर बल्ले बल्ले हो जाए, ठीक है। सबको कर्मचारी भविष्य निधि के तहत नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कोविड से जुड़ा हुआ है और बहुत आसान है। गवर्नमेंट के द्वारा भी आत्मनिर्भर पैकेज भी जारी किया गया था। तो जब भी कभी आर्थिक मंदी आती है, तो जब आर्थिक मंदी आती है, प्राइवेट सेक्टर टूट जाता है, तो उसमें सरकार ही आगे निकल के आती है और सरकार के द्वारा मार्केट पे इन्वेस्ट किया जाता है, यानी सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय करना, वृद्धि करना। 33 का बी सही है। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाने सर्वाधिक संभावना होती है? तभी आप देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने जैसे कोविड के दौरान पे अर्थव्यवस्था टूट गई तो गवर्नमेंट ने तुरंत क्या किया, आत्मनिर्भर पैकेज लेकर के आ गई, ये सारी चीज लेके आ गई। तो ओवरऑल इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा, 33 का बी होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सभी को? बहुत आसान है। देखो अब इकोनॉमी से क्वेश्चन आसान निकले हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए, इकोनॉमी से क्वेश्चन आसान निकले हैं। और हाँ, नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमतें में वृद्धि हो जाए। अब मान लीजिए, समझिए कोई वस्तु है, वस्तु को मान लेते हैं कोई कार है, ठीक है। कार की डिमांड कब बढ़ेगी मार्केट में? कार की डिमांड कब बढ़ेगी मार्केट में, बताइए। कार की डिमांड मार्केट में तब बढ़ेगी जब इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाए, महंगा हो जाए।
जैसे मान लीजिए बाइक है ना, बाइक है। अब बाइक की कीमत यदि बढ़ जाए अचानक से, मान लो कि 2.5 लाख 3 लाख, अब तो बाइकें आप देखते हो सब महंगी आती हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए की बाइकें आ रही हैं। अब गाड़ी आपको कार मिल रही है 4 पहिया मिल रही है 3-4 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में, है ना। क्विड खरीद लीजिए, अल्टो खरीद लीजिए, बहुत सारी वैगन आर खरीद लीजिए, बहुत गाड़ियाँ आ गई हैं। तो आप क्या करोगे, यदि कोई अल्टरनेटिव चीज़ है और उसकी जो है डिमांड बढ़ती है ना। जैसे मान लीजिए ऑफलाइन कोचिंग है बहुत सारी, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग अचानक से आईएएस की फीस 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कर दें, ठीक है, कर दें, तो आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा जो बहुत न्यूनतम शुल्क में फीस ली जाती है आप लोगों से और आपको पढ़ाया जाता है, 8,000 10,000 रुपए का कोर्स होता है, इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, क्योंकि जो 2.5 लाख रुपए में आपको मिल रहा है वही यहाँ पे 10,000 15,000 रुपए में मिल रहा है। समझ रहे हैं ना। यानी कि जो स्थानापन्न चीज़ें हैं, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, बाजार मांग में किसी वस्तु की बढ़त आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझो इस बात को, जैसे चाय और कॉफ़ी 2 चीज़ें हैं, चाय बहुत महंगी हो जाए आप कॉफ़ी पीने लग जाओगे, कहने का मतलब समझिए, ठीक है। तो पहला तो ये कथन सही हुआ कि नहीं सही हुआ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। दूसरा कह रहा है कि इसकी पूरक वस्तु में कीमत में वृद्धि हो जाए। पूरक वस्तु मान लीजिए कि पेट्रोल महंगा हो जाए, मान लीजिए कार की पूरक वस्तु क्या है, इसको क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना पेट्रोल के चलेगी कि नहीं चलेगी। यदि पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो क्या कार की कीमत महंगी हो जाएगी। पेट्रोल महंगे होने से कार की कीमत महंगी नहीं हो जाएगी, हो सकता है घट भी जाए कार की कीमत, ठीक है, डिमांड उसकी कम नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्टली संबंध नहीं है, तो ये कथन गलत हो सकता है आपका। अगला है वस्तु घटिया किस्म की हो और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो जाए। तो यदि आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपके जेब में पैसा आ जाएगा, तो आप घटिया किस्म की चीज़ क्यों लेंगे। आप मारुति की जगह टोयोटा की गाड़ी लेंगे, क्यों लेंगे भाई मारुति की गाड़ी, आपको लग रहा है टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ये सारी चीज़ें। तो आप क्या होगा, यदि वस्तु घटिया किस्म की है, उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो रही है, तो सही इसका ये आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसकी कीमत घटती है, ये क्वेश्चन भी आपका इसका माफ करेगा, ये क्वेश्चन जो है इसका चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 4 दोनों सही होंगे, यानी कि इसका सही होगा आपका ए नंबर, इसका सही होगा ए नंबर आपका 34 का ए सही है। बताओ कोई दिक्कत है। हाँ, किसी भी चीज़ की कीमत घटेगी तो आप खरीदोगे ही, सिंपल सी बात है। कोई बताए भाई, कोई बताए इसको लेकर कोई दिक्कत आई हो। 34 का 34 ही था ना, 34 का ए सही है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, 34 का ए सही है, इकोनॉमी का है, बस ये समझने का है। यदि आप कॉन्सेप्ट बेस आपने पढ़ा है, आप चीज़ों को समझते हैं, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। 1 और 4 समझ रहे हो। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, आपको यदि जानकारी है आप आसानी से निकाल दें क्वेश्चन, बस ये बात है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी कथन, सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य कोऑपरेटिव बैंकों की बात कर रहा है, कह रहा है राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षक और विनियमन किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसको अब आरबीआई के अंदर ला दिया गया है। आरबीआई और स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ जो आपके सोसाइटीज़ होती हैं, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ जो ऑफिसेज होते हैं, उनके अंतर्गत इसे रख दिया गया है। तो ये आपका जो है गलत है, क्योंकि ये आरबीआई के अंदर आ चुके हैं, आरबीआई प्लस स्टेट रजिस्ट्रार सोसाइटी के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा ये इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंक कार्य अधिनियम 1949 में कार्य क्षेत्र करके लाया था, ये कथन भी सही है, यानी 2 3 सही है। तो 35 का क्या सही हो गया आपका, 35 का बी सही हो गया, 35 का बी सही है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, यदि आपकी जानकारी में है तो आप इसको करेंगे, अन्यथा आप गलत कर देंगे। ये आपको डिसीजन लेना है कि आप एग्जाम हॉल पे करके आएंगे या छोड़ देंगे, ठीक है, ये आपकी जानकारी के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किनसे प्रभावित होता है। ये सब क्लासेस में पढ़ाया गया आप लोगों को। आप इकोनॉमिक्स की यदि आपने क्लास की है तो सारे क्वेश्चन ये फंस रहे हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, ठीक है।
कह रहा है यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, बिल्कुल यदि यूनाइटेड यूएस सेंट्रल बैंक को बोलते हैं फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है। तो फेडरल रिजर्व बैंक यदि किसी तरीके से कोई भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करता है, किसी तरीके से अपनी मौद्रिक नीति में परिवर्तन करता है, तो उससे भारतीय सरकारी बॉन्ड में भी परिवर्तन आएगा। रिजर्व बैंक के द्वारा कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो इसमें परिवर्तन आएगा, और यदि मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दर कम ज्यादा किया जाएगा तो भी इसमें अंतर आएगा। यानी कि इसमें तीनों आंसर सही है, यानी कि 36 का सही है डी नंबर, 36 का डी। अब ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये अलग बात है, बाकी ये कंसेप्चुअल आपको इकोनॉमी में पढ़ाया गया है। पढ़ा होगा, बिल्कुल सही किया होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा क्या कर सकते हैं, ठीक है, सही है। तो इकोनॉमी का ये क्वेश्चन मैं आसान मानूंगा, इजी है, वाइट लेवल पे क्वेश्चन है। अगला है, ये क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है इस बार का, और बहुत सारे लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं भी इसमें अपना आंसर बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि इसमें आपने क्या आंसर दिया था, ठीक है। इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, अब एक बार डिस्कस करने पे ही पता चलेंगी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। निम्नलिखित पर विचार करिए। इसमें एफडीआई के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एफडीआई में क्या क्या सम्मिलित है, एफडीआई के अंदर किसको किसको रखेंगे, किसको किसको नहीं रखेंगे। तो विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड को क्या हम एफडीआई के अंतर्गत रखेंगे, क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को समझेंगे, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश यानी एफआईआई अलग चीज़ है, ठीक है, तो संभवतः ये भी नहीं होगा। वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां, ये बिल्कुल सही है। अनिवासी विदेशी जमा, ये एक रेमिटेंस है, रेमिटेंस मतलब विदेशी जो एनआरआई होते हैं उनके द्वारा जो पैसा भेजा जाता है। जैसे कि मैं बताऊं, इंडिया में अब यूट्यूब, आपको पता है, आप लोग यूट्यूब में ही क्लास मेरी देख रहे हैं, तो यूट्यूब जो हमें इनकम देता है वो रेमिटेंस के तौर पे हमें प्राप्त होता है, ठीक है। या जो एनआरआई भारत से बाहर रह रहे हैं और पैसा भेज रहे हैं वो भी रेमिटेंस है। तो यदि इसको रेमिटेंस के तौर पर देखें तो इसका सही आंसर बी होगा, केवल 3 सही होगा। यानी एफडीआई वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी है, वैश्विक डिपॉजिटरी प्राप्तियां जितनी भी प्राप्त हो रही हैं वो सारी होंगी, ठीक है, और बाकी चीजें नहीं होंगी। लेकिन यहां पर कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश लिखा हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि इसका आंसर जो है 2 भी सही हो जाए, ठीक है। और 2 और 3 कहीं पे ऑप्शन दिया नहीं गया है, इसलिए मुझे इसको ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि इसका सही आंसर आपका बी होगा, केवल 3 सही होगा। संभावना यही है, केवल 3 सही होगा, क्योंकि 3, 4 भी ऑप्शन कहीं पर नहीं है और 2, 3 भी ऑप्शन कहीं पे नहीं है, ठीक है। 2, 3, 4 भी कहीं पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा यदि हम देखें। पहला तो गलत ही है, पहला तो गलत ही है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन भी आपका आसानी से यदि इसको एलिमिनेशन मेथड से देखें तो बी सही होगा। अब इसमें कंफ्यूजन है बच्चों को, बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं इसका आंसर बी दे रहा हूं। संभावना यही है कि इसका आंसर बी ही रहना चाहिए, ठीक है। बताएं कोई दिक्कत हो तो। अब अगले क्वेश्चन बहुत पिंटू सा है, इकोनॉमी का ही क्वेश्चन है। आप इकोनॉमिक क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं इकोनॉमी में तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप इकोनॉमी के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप छोड़ के आए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा फैक्ट और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। विदेशी मुद्रा का अवमूल्यन, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव क्या होता है, ठीक है। देखो अवमूल्यन का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारा रुपया है, $1 के बराबर हमारा रुपया मान लो 60 रुपए के बराबर है, यानी कि $1 इक्वल टू 60 रुपए के बराबर। ये अभी वर्तमान में देखें तो $1 इक्वल टू आपका 75 रुपए के बराबर चल रहा है। तो मान लीजिए हमारी मुद्रा क्या हो गई, कम हो गई ना, कमजोर हो गई ना डॉलर के मुकाबले, यानी कि $1 में 75 रुपए मिल जाएंगे, है ना। तो यदि किसी मुद्रा का अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन मतलब उसका मूल्य घटता है किसी दूसरी मुद्रा के अपेक्षा, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल सही है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा खरीदा जाने लग जाएगा, है ना, ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ $1 देता था 60 रुपए, मतलब कोई भी चीज़ खरीदता था 60 रुपए तक की खरीद पाता था, अब क्या है वही 75 रुपए तक की खरीद पाएगा। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है निर्यात में। लेकिन
घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, ये गलत है। घटाता है, अवमूल्यन मतलब घटाता है। व्यापार संतुलन में सुधार आता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि निर्यात बढ़ेगा। आपका आयात और निर्यात जब दोनों संतुलित हो तभी आपका व्यापार घाटा संतुलित हो सकता है, तो ये भी गलत है। तो इसका केवल ए सही होगा, ठीक है। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यदि आपने इसको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, आपने समझ रखा है कि अवमूल्यन क्या होता है, तो आप आसानी से कर देंगे कि इसका आंसर ए होगा, ठीक है। तो 38 का ए सही है अकॉर्डिंग टू मी, और यही सही होगा, ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। किंतु परंतु आप भी मत रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में काले धन का सृजन, ब्लैक मनी यदि क्रिएट हो जाए तो क्या है? कर अपवंचन होगा, टैक्स नहीं देंगे लोग, सरकार को घाटा हो जाएगा, सरकार के पास पैसा नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल साफ आंसर है इसका, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। यदि ब्लैक मनी का सृजन होता है, काले धन का सृजन मतलब क्या है? टैक्स से बचना। ये भारत में काले धन के सृजन में निम्नलिखित प्रभाव भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल और आसान। इसका डी ऑप्शन सही होगा। कर अपवंचन, टैक्स चोरी के कारण से राजकोष में राजस्व की हानि होगी। तो आपका 39 का डी सही है, 39 का डी सही है, आंसर बहुत आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 40 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रवाह में सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? मतलब सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति, सबसे ज्यादा महंगाई कौन सी चीज बढ़ा देगा, है ना। जहां पे मुद्रास्फीति कारक है मतलब महंगाई बढ़ जाना। महंगाई बढ़ने का दूसरे भाषा में मैं आपको समझाऊं, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाना। महंगाई बढ़ने का मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाना। महंगाई बढ़ने का मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति को कम हो जाना, बस ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। सार्वजनिक ऋण में कटौती, इससे नहीं होगा, क्योंकि इससे भी बजट घाटे में वित्तीयन के लिए जनता को उधार लेना, इससे भी नहीं भाई। वित्तीयन के लिए बैंकों को उधार लेना नहीं। बजट घाटे, नई मुद्रा का सृजन। नई मुद्रा, जब बैंक के द्वारा नई मुद्रा सृजित की जाएगी, तो नई मुद्रा सृजित की जाएगी तो आपके पास पहुंचेगी और आप मुद्रास्फीति बढ़ा देंगे। तो इसका सही आंसर है डी, ठीक है। बजट घाटे का वित्तीयन करने के लिए जब नई मुद्रा सृजित की जाए, यहाँ पे तो वही मुद्रा सर्कुलेट हो रही है, यहाँ पे वही मुद्रा सर्कुलेट, यहाँ पे भी वही मुद्रा सर्कुलेट। जब नई मुद्रा बनेगी, मार्केट में नई मुद्रा आएगी, तो क्या होगा? उससे महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। सरकार के द्वारा जब नई नोटें छापी जाएंगी तो उससे महंगाई बढ़ेगी सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता, मुझे खुद नहीं इसमें कांग्रेस घाट, एलिफेंट घास, दुनिया भर एक बार सुना सु तो लगता है, लेकिन ओवरऑल ये क्वेश्चन बहुत कठिन था। इसका सही आंसर है आपका लेमन घास, है ना। निम्नलिखित में किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? लेमन घास का, ठीक है। ये इन्वायरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है आपके। इन्वायरमेंट से आपको पता है, साइंस और इन्वायरमेंट, जनरल साइंस और इन्वायरमेंट दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन आपका है ये उससे जुड़ा हुआ है। ये आप लोगों ने मेरी इन्वायरमेंट की क्लासेस देखी हैं तो उसमें देखा होगा, पिछले साल के यूपीएससी क्वेश्चन देखे होंगे, तो रिपीटेड है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है फूड चेन से। फूड चेन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो महासागरों में जल को क्या है प्राथमिक उत्पादक है, ठीक है। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया और डायटम, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, 2 और 3 सही है। ये दोनों क्या हैं? प्राथमिक उत्पादक हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं। तो फूड चेन, आहार श्रृंखला को लेकर के मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो भी पब्लिश होंगे, एक बार उनको देख लीजिएगा, ठीक है। और आपने नाम सुना होगा, डायटम तो पिछली बार पूछा गया था, यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े तो उससे भी, और साइनोबैक्टीरिया तो सबको पता है, ये साइनोबैक्टीरिया चर्चा में रहता है। अगला है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए, ठीक है। उपर्युक्त में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है? क्वेश्चन गलत, मतलब कि कठिन है ये। देखो इसमें एक चीज तो देखते ही समझ में आ जाती है, वो है आपका पेंगोलिन। पेंगुलिन की कभी भी आप लोगों ने फोटो देखी होगी तो पेंगुलिन अपने आप को रोल कर लेता है अपने आप को बचाने के लिए। बहुत सारे जानवर हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारे हैं जो कि जैसे सांप हो गया वो डसता है, जहर छोड़ता है ना। बहुत सारे जीव अपना रंग ही बदल जाते हैं, गिरगिट अपना रंग ही बदल लेता है। तो वैसे ही पेंगुलिन क्या करता है, तो पेंगुलिन क्या करता है, पेंगुलिन के लिए यहाँ पर ठीक है सही आंसर पेंगुलिन एक हो गया आपका, अपने आप को रोल कर लेता। पता नहीं यूपीएससी कैसे क्वेश्चन लेता है। और इसमें जाहक और हिजाक
ये भी जो है ये दोनों आपके 1 और 3 इसका सही है, ठीक है। तो इसका डी सही है आपका, 43 का डी सही है। हेजाग और पैंगोलिन इन दोनों की आप फोटो देखेंगे तो अपने आप को रोल कर लेते हैं ये, ठीक है। तो ये भी है। अब हेजाग आपने शायद कभी सुना हो क्योंकि बुक्स वगैरह में कहीं है नहीं ज़्यादा ये, ठीक है, लेकिन यूपीएससी है ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी छोड़ देने लायक क्वेश्चन था, यदि आपको नहीं पता तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगला है वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक बार पहले पढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, ठीक है। वनों के ऊपर एक ये कोई समझौता है, कोई क्लॉज है, ठीक है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन और फॉरेस्ट को लेकर के आपको देखना है। सर 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया, ठीक है। ये कथन सही है, बिल्कुल सही है। इस कथन को आपको लेकर के डाउट नहीं करना, ये कथन सही है, ठीक है। दूसरा, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया, ये भी कथन सही है। अगला, एक वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय, देखिए जब कोई बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय होती है, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल था, जैसे कि पेरिस जलवायु समिट थी, तो वो डिस्कस होती है, वो चर्चा में रहती है उसको लेकर के प्रॉपर, तो ये कोई बाध्यकारी समझौता नहीं है। इसका तीसरा गलत है। यह सरकारों को, बड़ी कंपनियों को, देशी समुदायों द्वारा समर्थित है, बिल्कुल समर्थित होगा। भारत इसके प्रारंभ के समय से ही हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 4, ठीक है। 1, 2 और 4 यानी कि इसका ए सही है, 44 का ए सही है, 44 का ए सही है आपका, 44 का ए सही है, क्लियर है। 44 का ए सही है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है तंत्रिका अपवाहन समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले, 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है तंत्रिका अपरहास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण। मैग्नेटाइट कण मतलब है कि आपके जो मतलब कि चुंबकीय लोहा होता है ना, मैग्नेटाइट के तौर पे लोहे का ही अयस्क है एक मैग्नेटाइट, और इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होते हैं। अब देखो यहाँ पे किससे उत्पन्न नहीं होंगे, मोटर गाड़ी के ब्रेक से, मोटर गाड़ी के इंजन से, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव से, बिजली सहन से, टेलीफोन लाइन से, सभी से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं, सभी से उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इसका डी सही होगा। इसका सही आंसर क्या है, डी, ठीक है। तो पैल्यूशन है, पैल्यूटेंट है ये, तो इसका 45 का आपका डी सही है। अभी बताओ सबका कितना सही है अभी तक, कितना सही है अभी तक आप लोगों का, सभी लोगों को समझ में आ रहा है सारी चीज़ों को, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। एक गलत है बेटा, इसका डी सही है 45 का। अब 46 में चलते हैं। 46 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप लोगों को ये छोड़ देना चाहिए यदि आपको नहीं पता है। मुझे इसकी जानकारी थी, मैंने पढ़ा भी था और इसको पढ़ाया भी था इन्वायरमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है। अब देखो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनको अपने भोजन को खाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं उनके, ठीक है, जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो, अब यहाँ पे आपको यदि ये नहीं पता कि ये निस्यंदक भोजी क्या होते हैं, फिल्टर फीडर किसे कहते हैं, तो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो अपने शरीर में जल को प्रवेश देते हैं और उस जल में जो भोजन होता है, जल में जो उनके लिए भोज्य पदार्थ होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसको अवशोषण कर लेते हैं। तो अब आपने देखा होगा, ठीक है, कैटफिश है, कैटफिश अपना शिकार करती है, ऑक्टोपस भी अपने भोजन फंसाता है, सीप या ऑयस्टर ये पानी को अपने अंदर से प्रवेश कर ले जाता है और उस पानी पे जो भोजन के कण होते हैं उनसे अपने आप को भोजन प्राप्त करता है, उससे पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। तो ये क्या है आपका फिल्टर फीडर है, इसका सही ऑप्शन सी है, ठीक है। 46 का सही ऑप्शन सी है, ये एक फिल्टर फीडर है सीप, और ये पेलिकन भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या है आपका सी, ठीक, क्लियर है सभी का, सही आंसर सी है, क्लियर है। नेक्स्ट अगला है 47, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। कितनी बार पूछा गया, एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है आपका फास्फोरस चक्र, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये यदि आपने गलत किया ये भी वाइट लेवल क्वेश्चन था और इसमें सही आंसर है फास्फोरस चक्र, ठीक है, क्लियर है।
अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपर्दाहारी या डेट्राइटिवोर है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आपने यदि कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा, तो ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। और देखो हर बार यूपीएससी इनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो सबसे पहले अब यदि नहीं पता तो छोड़ दो। ठीक है, नहीं पता तो छोड़ दो। इसमें इसका सही आंसर है इसमें केचुआ। ठीक है, सही है। केचुआ के बाद आपका जेलीफिश इसमें है या नहीं है? जेलीफिश इसमें नहीं है। ठीक है, और समुद्री घोड़ा ये आपकी एक मछली है, ये भी नहीं है। 2 और 4 इसमें नहीं है। इसका सही आंसर 1, 3 और 5 है। 1, 3 और 5 है। डेट्राइटिवोर कौन है? केचुआ। केचुआ के बाद आपका मिलीपीड्स और इसके बाद आपका वुडलाइस। ठीक है, इसके बाद आपका 49 नंबर है। 49 नंबर है, यूएनईपी द्वारा समर्थित कार्बन क्रेडिट मैट्रिक किसके लिए विकसित किया गया है? बहुत आसान है, 49 का ए सही है, कार्बन फुटप्रिंट के लिए। संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों लिए कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। जब मैंने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ाया था, ठीक है, यूनेप के द्वारा, ठीक है, ये सब जितने बच्चे क्योटो प्रोटोकॉल और जो है जब क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ही कार्बन फुटप्रिंट के बाद कार्बन क्रेडिट क्या है, इसके बाद पेरिस समझौता भी मैंने पढ़ाया था, सब इन्वायरमेंट में पढ़ाया है। वहाँ पे सारे टॉपिक आप वहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा कि जो यूनेप के द्वारा कॉमन कार्बन मैट्रिक बनाया गया है, किसके लिए? कार्बन फुटप्रिंट के आकलन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था इसको। अगला नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित समूहों में ऐसी जातियाँ होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाती हैं। तो देखो सहजीवन किसे कहते हैं? सहजीवन का मतलब होता है कि जो एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे के लिए उपयोगी जातियां हों, इसको सहजीवी कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है, इसमें सही आंसर है आपका पहला है आपका, इसमें जो एक दूसरे के साथ सहजीवी रहते हैं वो है आपका नाइडेरिया, कवक और आदि जंतु या प्रोटोजोआ। ये तीनों सही है। ठीक है, ये सहजीवी जातियां यानी कि 1, 2, 3 सही है। इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन में जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे यदि आपने इन्वायरमेंट पे काम नहीं किया है तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लैक एरिया से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमने इकोनॉमी के क्वेश्चन देखे ज़्यादातर वाइट एरिया से हैं वो क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी आपके यदि आपने उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पढ़ा है, आपको थोड़ा सा इकोनॉमी की समझ है, आप आसानी से निकाल लेंगे। इकोनॉमिक क्वेश्चन कठिन नहीं थे लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा थी। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी पढ़े हुए होने चाहिए, आपको डेट और ये सारी चीज़ें पता है तो उससे भी आप काफ़ी क्वेश्चन निकाल सकते थे। इजी थे क्वेश्चन, बहुत कठिन नहीं थे। इन्वायरमेंट और साइंस के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको फैक्चुअल डेटा, नॉलेज, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए 50 क्वेश्चन। बाकी देखो, अब बाकी के जितने क्वेश्चन हैं, आगे पॉलिटी है, सारी चीज़ें हैं, ये हम अब कल करेंगे। कल 11 बजे मैं आप लोगों को मिलूँगा। कल 11 बजे आप लोगों को मिलूंगा। 11 बजे लाइव सेशन में मैं कल आपको पॉलिटी के क्वेश्चन और ये 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को 2 घंटे का टाइम लगेगा, अभी करेंगे, काफ़ी टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं कल 11 बजे लाइव आऊँगा इस चैनल पे, आज़ाद IAS अकेडमी के चैनल पे, और यहीं पर आपको कंप्लीट कराऊँगा। ठीक है, तो अभी तक किसके कितने सही हैं एक बार मुझे सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन